देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी पड़ी शांति वार्ता को अचानक बैंकॉक में एक सफलता मिली। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद तथा जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने और इस संपर्क को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की एक छोटी सी मुलाकात के महज 6 दिनों बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नसीर खां जंजुआ तथा विदेश सचिव एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष एजाज अहमद चौधरी ने लंबी बैठक की। इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि ये चर्चा एक स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई। दोनों नेताओं के एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध एशिया के दृष्टिकोण से वे दिशा निर्देशित हुए हैं और साथ ही चर्चा में एलओसी पर शांति सहित आतंकवाद, सुरक्षा और जम्मू कश्मीर सहित अन्य मुद्दे शामिल रहे। एनएसए की इस बैठक के तीसरे देश को चुनने का फैसला शायद उन घटनाओं के दोहराव को रोकने के लिए किया गया था जिसके चलते अगस्त माह में तत्कालीन एनएसए सरताज अजीज़ की दिल्ली यात्रा रद्द हो गई थी। बैंकॉक में हुई इस बैठक ने मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद यात्रा का रास्ता भी साफ कर दिया है, जहां वे अफगानिस्तान पर एक बहुपक्षीय सम्मेलन में शरीक होंगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस मुलाकात का क्या कोई मतलब भी है और क्या इसके कोई सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का। इसमें मेरे साथ हैं विदेश मंत्रालय में सचिव रहे एम्बेसडर विवेक काटजू, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और हमारे साथ जुड़ेंगे भारत पाक मामलों के जानकार कमर आगा और बीजेपी सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह भी। लेकिन सबसे पहले मैं विवेक काटजू साहब आपसे समझना चाहता हूं कि आपका एक काफ़ी अहम रोल रहा है भारत पाक रिश्तों को बनाने में और आगरा शिखर बैठक के दौरान आप बहुत उसमें शामिल थे। ये जो अब बातचीत हुई कि हम देखते हैं पेरिस में प्रधानमंत्री अचानक मिल जाते हैं साइड लाइन्स पर, कुछ बात होती है, क्या बात होती है इसका ब्यौरा नहीं बताया जाता और उसके बाद रविवार को खबर आती है कि बैंकॉक में साहब ब्रेक थ्रू हो गया और अब कल विदेश मंत्री भी जा रही हैं इस्लामाबाद। तो क्या कूटनीति में ये कोई नई भाषा का या नया प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, कूटनीति का सिलसिला जो मैं समझता हूँ उससे ये कुछ हटके है। इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखें? जी, ऊफा में कुछ ही माह पहले मोदी जी के निमंत्रण पे नवाज शरीफ उनसे मिले। उस बातचीत की दौर के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। उस जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये कहा कि भाई हर मसले पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कदम उसमें मेंशन थे और ये उम्मीद थी जी, कि जब ये स्पेसिफिक कदम पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद दोनों पक्ष मिलके बातचीत का सिलसिला सोचेंगे। अब ये सबको मालूम है कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फौज में ख़ास तौर से बहुत आक्रोश हुआ और उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों देशों के मिलेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर का मसला भी आएगा, उठेगा। जी, हमारा ये पक्ष था कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केवल आतंकवाद के सिलसिले पे बात के पहलू पर बात करेंगे। जी, मेरा मानना ये है कि अगस्त में तो हमने उस बातचीत को जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हुआ एक्सेप्ट नहीं किया। अब कौन सी ऐसी बात हो गई कि दिसंबर में हम उसमें पलट गए? मुझे जो इससे जो जो भावना मन में उत्पन्न होती है, थोड़ा अनुभव की वजह से मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं खड़ा करना चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान के जनरलों को ये महसूस हो कि वो उसको पुश कर सकते हैं, उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक। और यही मुझे लगता है कि जो ये पलटे हैं हम, उससे ये उनको महसूस ज़रूर होगा, जिससे वो एडवेंचरस हो जाते हैं। राजीव त्यागी साहब, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस
कदम को, ये जो सिलसिला शुरू हुआ एनएसए के बीच बैंकॉक में बातचीत हुई और उसके बाद अब विदेश मंत्री जा रही हैं, जाहिर है कि इस्लामाबाद में वो होंगी तो वहाँ वो सिर्फ अफ़गानिस्तान पे ही बात नहीं करेंगी बल्कि भारत पाक रिश्तों पर भी बात होगी। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के मुझे वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, बहुत कन्फ्यूजन के दौर में लगती है। जब आप ओथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के पद की तो आप वहाँ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बुलाते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला चालू होता है, हुर्रियत को आप इनविटेशन देते हैं और बैन भी करते हैं, फिर इनविटेशन भी देते हैं, बात भी करते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय को ये ध्यान रखना चाहिए कि देश में संसद है जिसके प्रति वो जवाबदेह हैं, और अपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब भी कोई विदेश नीति में आप कोई माइलस्टोन स्थापित करना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था इट विल बी डायलॉग ऑफ द डीफ। उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया, जो कि उनकी पार्टी के नेता। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय को पाकिस्तान को लेकर के कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। क्या टेरर और टॉक साथ साथ हो सकती हैं? क्या सारे टेररिस्ट कैंप खत्म हो चुके हैं? मेरी जानकारी के तहत आज ही सीआरपीएफ के कैंप पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया है। कल ही एक जवान शहीद भी हुआ। और डीजी बीएसएफ का बयान है कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से 900 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, वो चिंता का विषय है 1971 की लड़ाई के बाद। ठीक। तो क्या सरकार अपना 56 इंच का सीना खोल नहीं पा रही है? ये एक विषय है। क्या सरकार अपनी लाल लाल आंखें तरेर नहीं सकती है? पाकिस्तान के विषय में प्रधानमंत्री महोदय ने एक बयान दिया था कि देश नहीं झुकने दूंगा। हालांकि ये वादा नहीं किया था कि देश नहीं लिटने दूंगा। तो सीमाओं पे इस टाइम देश लिट रहा है। ठीक। क्योंकि एक छोटी सी बात कहता हूं जी, आज तक के रिकॉर्ड में 47 के बाद जम्मू बॉर्डर पर 15 से 20 हजार लोग बाग देहात क्षेत्र के डिस्प्लेस हो जाते हैं। चिंता का विषय। मैं आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। भारतेंद्र जी, आप की पार्टी और सरकार भी जाहिर है कि आपकी है, कि किस रूप में इन वार्ताओं को ले रही है जो एनएसए के बीच में हुई हैं बैंकॉक में, और अब पाकिस्तान के साथ फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात हो रही है? क्या उसके लिए माहौल साजगार है, और क्या अगस्त से अब तक वो हालात बदल गए हैं जिसको लेकर के स्टैंड जिस पर लिया गया था कि हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मिलते हैं, इस कारण हम उनसे बात नहीं करेंगे? क्या उसमें कोई परिवर्तन आ गया? परिवर्तन ये है कि उस समय वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ आए थे, दिल्ली आए थे, और हम अपने देश में ये निश्चित कर सकते हैं कि हमारे मेहमान जो हैं वो हम हमारे देश के जो अलगाववादी नेता हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम उनसे अपने पड़ोसी देश को, अपने ही देश में जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे उन्हें अपने देश में मिलने देंगे और उसे औपचारिक स्वीकृता उसे अपने ही सरजमी और अपनी ही मिट्टी पे देंगे? नहीं, लेकिन उस समय तो सरताज अजीज आ ही नहीं पाए थे इसी मुद्दे को लेकर के। आपने कहा कि अगर सरताज अजीज आएंगे और वो अलगाववादियों से मिलेंगे तो वार्ता नहीं होगी, ये सुषमा जी ने कहा था। जी, क्योंकि वो वार्ता यहाँ होनी थी, नई दिल्ली में होनी थी। इस वजह से हमारा ये अनुरोध था कि यहाँ पर वार्ता ना हो। जी। अब अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया? ये कोई नई नीति नहीं है साहब। उफा में जो समझौता हुआ है, शिमला में जो समझौता हुआ है, उन दोनों में ये बात स्पष्ट की गई है कि जो बात होगी हमारी वो आतंकवाद पे होगी। कश्मीर उसमें विषय नहीं होगा, हम अन्य पार्टियों को उसमें हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो ये शिमला एग्रीमेंट और उफा एग्रीमेंट के तहत ही बात हो रही है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम एक बड़े गंभीर चैनल पे बैठे हैं और विषय इस समय विदेश नीति का है। ये कांग्रेस नीति और बीजेपी नीति का नहीं है। इसमें हम कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके केवल अपने देश को नीचा दिखा दें, इसी बात से हम बचना चाह रहे हैं। तो हमारी एक संयुक्त विदेश नीति क्या है और आज तक क्या रही है, और अब ये पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ भी बात करेंगे, दूसरी तरफ वो अलकायदा को, तालिबान को बढ़ावा भी देंगे, एक तरफ वो दाऊद इब्राहिम को अपने घर पे भी रखेंगे, जिनके खिलाफ एक स्पष्ट दस्तावेज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी है। तो ये सारी मतलब पाकिस्तान इज रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, एंड वी आर फेसिंग, मैं आता हूं आपके पास, वी हैव टू फेस दिस। राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले मैं जरा विनोद शर्मा जी से भी राय जान लूं। हम पैनल के सारे लोगों से बात कर लें, फिर आपकी भी बात सुनेंगे। विनोद शर्मा साहब, आप किस रूप में देखते हैं ये जो चल रहा है सिलसिला?
किस रूप में, सही रूप में आगे बढ़ रहा है आपके अनुसार? देखिए, बात यह है कि जब ऊफा जी एग्रीमेंट हुआ दोनों प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद, तो उसकी दोनों तरफ ओवर इंटरप्रिटेशन हुई। जी, हमारा यहाँ ओवर इंटरप्रिटेशन ये हुई कि उन्होंने कश्मीर शब्द के वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज्ड। सच्चाई ये थी कि जैसे कि एम्बेसडर कार्जू ने भी कहा कि उसमें बहुत वाज़ेह था जी उस स्टेटमेंट में कि जो भी और पेंडिंग इश्यूज है उन पे चर्चा होगी। जी जब फॉरेन सेक्रेटरी उनके यहाँ आने थे सरताज अजीज़, उस वक़्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इश्यूज़ पे हमको ये लगा कि बात रुकी, लेकिन यथार्थ ये था कि पाकिस्तानी साइड का ये क्लेम था उस वक़्त, और वहाँ एक सीनियर हाई कमीशन के ऑफिशियल ने कुछ जब पत्रकारों से बात करते हुए ये हमसे शेयर किया था कि हुर्रियत अगर यहाँ नहीं पहुँचती, क्योंकि हुर्रियत को आने से रोक दिया गया था, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। हम ये कह सकते थे कि हम तो मिलने को तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार ने नहीं मिलने दिया। लेकिन बात जहाँ फंसी वो ये थी कि पाकिस्तान ये चाहता था कि फॉरेन सेक्रेटरी भी उनके साथ यहाँ पर आए और शिरकत करें, और NSA लेवल टॉक फ्रंट लोड होंगी जी, उन्हीं पे पहले चर्चा होगी, टेररिज्म पे पहले चर्चा होगी, जैसे कि ऊफा में स्पष्ट तौर पे लिखा गया था। लेकिन उसके साथ साथ वो ये चाहते थे, जो कि हम उस पे मानने को तैयार नहीं हुए, कि उसके साथ साथ जो कश्मीर का मुद्दा है उस पे आगे किस तरह से बातचीत होनी है उस पे भी चर्चा हो जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बिना आतंकवाद पे चर्चा किए बात करता है, तो उसको जस्टिफाई करना अपने वतन में मुश्किल हो जाएगा। और अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमसे चर्चा करता है और मुद्दों पर, लेकिन कश्मीर पे चर्चा नहीं करता है, तो उसको अपनी उसकी जो पहल है उसको वहाँ पर अपनी जनता में उसको जस्टिफाई करने का मुश्किलात हो जाती है। मुझे ये लगता है कि जो बैंकॉक में जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें दोनों साइड्स ने एक दूसरे के लिए एक मीटिंग ग्राउंड क्रिएट किया है, और वही मीटिंग ग्राउंड के चलते बातचीत आगे बढ़ सकती है। और अब बातचीत इसी तर्ज पर रहेगी तो आगे बढ़ेगी। ये कहना कि ये चीज़ डिस्कस होगी और वो नहीं होगी, भले ही वो पाकिस्तान कहे भले ही हिंदुस्तान कहे, तो मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राजीव जी बोलिए आप। मेरे मित्र ने एक बात कही कि छोटा चैनल बड़ा चैनल, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद या भारतीयता किसी चीज़ की मोहताज नहीं है कि छोटा चैनल बड़ा चैनल। मेरे सवाल हैं, अगस्त का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को इन्वॉल्व करने की बात वहाँ पर यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगस्त में की गई कि वो लोग बाग आकर के मीडिएट करें भारत और पाकिस्तान के बीच में। सरकार का उस पर क्या रुख है? क्या सरकार संसद में स्पष्टीकरण देगी इस बात को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के बातचीत कहाँ तक पहुंची, या किस विषय पे वो बातचीत कर रहे हैं, किस पैरामीटर पे बातचीत कर रहे हैं? तो देश को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, संसद को कॉन्फिडेंस में लिए बिना और OIC पे कोई टिप्पणी किए बिना जब आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से शक के दायरे में आते हैं। नंबर एक, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड, अभी मेरे मित्र ने बताया कि बड़ा डाइसी है, तो आप बातचीत किस आधार पे कर रहे हैं जब आप ही डाइसी बता रहे हैं उसको? तो आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप किस आधार पे और किस बेस पे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें एक कश्मीर ग्रुप है, और हमने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। और ये जो प्रस्ताव, ये जो कहा गया था, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया पाकिस्तान था। की तरफ से हाँ, लेकिन भारत ने कभी ना पहले माजी में और ना अब कभी इसको एक्सेप्ट किया। मेरा मानना यह है कि अगस्त में जो सरकार ने फैसला लिया कि बातचीत केवल और केवल आतंकवाद पे होगी, वो बिल्कुल सही फैसला। मेरा ये भी मानना है कि हुर्रियत से नहीं मिलने इजाज़त देने का फैसला भी सही था। अब मुश्किल मुझे जो दिख रही है वो ये कि ऊफा की जॉइंट स्टेटमेंट का स्पेसिफिक मेंशन था उसमें जी कि पहली चीज, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे दिल्ली में और आतंकवाद का विषय होगा। ठीक है, सरकार ने कहा और सही कहा कि इसको कार्यान्वित करे बिना बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, हाँ, अब वेन्यू पर भी आप पलट गए और सब्सटेंस पे भी आप पलट गए। अब ये कहना कि हम क्योंकि पाकिस्तान में इस पर एक बड़ी प्रक्रिया हुई,
बड़ी प्रतिक्रिया हुई कि ये गलत है, तो क्या अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि करारदादों का, जॉइंट स्टेटमेंट्स का कोई वक्त नहीं है कि आज के दिन जो हम जॉइंट स्टेटमेंट एग्री करते हैं, दोनों साइड कभी भी पलट सकते हैं। जी, भारतीय जॉइंट स्टेटमेंट एक सैंक्टिटी रखते हैं, और जब सरकार उनसे हटती है तो वहां पर ये फीलिंग होती है जनरल्स को, क्योंकि पाकिस्तान जनरल्स कंट्रोल करते हैं, कि मोदी जी को भी अब हम प्रेशर में डाल सकते हैं, और ये बहुत ही गलत भावना उत्पन्न होती है, उससे एडवेंचर बढ़ता है। ठीक, भारतीय जी, कई सवाल हैं और सवाल बार बार इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि किसी भी एक मुद्दे पर बातचीत ख़त्म हो जाती है, फिर 6 महीने के बाद में ख्याल आता है कि नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, उसके साथ बातचीत भी ज़रूरी है, और बातचीत फिर शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये कोई विदेश नीति में एक पुख्ता तरीके से कोई कदम हमारी सरकार उठा रही है, कि या बिट एंड पीसेस में अलग अलग तरीके से? बिट एंड पीसेस का कोई सवाल नहीं है साहब। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश करी है कि पाकिस्तान से बात करी जाए जी। अब बात करने के अलावा कोई और तरीका भी नहीं है जी। मगर जब पाकिस्तान ज़बरदस्ती हुर्रियत को बीच में डालना चाहता है, जब पाकिस्तान अपनी गोलीबारी बंद नहीं कर रहा और हमारे तमाम लोग शहीद हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दबाव डालना पड़ेगा साहब। तो इसमें क्या प्रधानमंत्री ने तो वहाँ के प्रधानमंत्री को भी अपने शपथ ग्रहण पर बुलाया था। जी, तो हमारा तो पूरा प्रयास है कि नहीं, ये तो हम वाजपेयी जी के ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि साहब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हमारे साथ धोखा हो गया, कारगिल हो गया, उसके बाद में फिर मुंबई हो गया, फिर हमने कहा कि शर्म एल शेख होगा, फिर हम भूटान गए तो वहाँ रास्ता बदल गया। बार बार 6 महीने में या साल भर में हम वहीं लौट के आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की हुई होती है। विकल्प क्या है साहब कि हम अपने पड़ोसी देश से, जैसे आपने अभी कहा कि हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, पड़ोसी देश बुरे हाल में है, आतंकवादी वहाँ पर हावी हैं, और फौज अपनी सिविल सरकार के से अलग, उनकी अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक सोच है। तो ऐसे कमज़ोर राष्ट्र से आप बात ना करें और वो आतंकवाद वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास विकल्प ही क्या? जी, काटू साहब जी। देखिए, बातचीत करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन बातचीत की रूपरेखा क्या होगी? अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसी बात पे अग्री करता है और फिर उससे मुखर रहा है, तो क्या हम उसको इनकरेज करें कि हाँ मुखर जाओ अपनी बातचीत से, जो तुम चाहोगे वही हम मान जाएंगे? ये तो गलत है ना। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त कमर आगा साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि सामरिक मामलों के जानकार हैं और भारत पाक रिश्तों पर नजर रखते हैं। कमर आगा साहब, आप किस रूप में देखते हैं जो बैंकॉक में सिलसिला शुरू हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या इससे किसी तरह की उम्मीद की जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा ही। कल सुषमा स्वराज जी भी पाकिस्तान जाएंगी, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनके साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी की भी बातचीत हो। इसलिए कि पहले तो ये था कि फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे मगर बात नहीं करेंगे, लेकिन अब लगता है जो कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन आ रही कि शायद उनकी भी बातचीत हो, शायद उसमें कोई एजेंडा हो। दूसरी तरफ ये भी है कि प्रधानमंत्री भी जाएंगे कुछ समय के बाद। अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो 60 सम्मेलन होगा, तो हो सकता है कि कुछ उम्मीद लगी रही है कि शायद आगे आने वाले समय में कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। लेकिन जैसे ये सही बात है कि पाकिस्तान के साथ कोई चीज़ कही नहीं जा सकती, कब टेररिस्ट अटैक हो जाए मुल्क में, इसलिए कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, कई इंस्टीट्यूशन। आर्मी है जो सबसे पावरफुल है, वो चाहती नहीं कि बातचीत हो। उसका हमेशा से एक नीति रही है कि कभी भी भारत से वो अच्छे रिश्ते चाहते ही नहीं, उनका ये इशू ही नहीं है। इसलिए कि अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो उनका जो स्पेशल रोल है, पॉलिटिकल रोल वो करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें पाकिस्तान का एक ऐसा मामला है कि जिसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये सही है कि वहाँ के प्रधानमंत्री या इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़रूर चाहती है कि बातचीत हो वहाँ पे, और वो चाहते भी हैं कि कुछ कंसेशंस भारत से मिल जाए उनको, और शायद लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कंसेशंस भी दिए हैं। लेकिन ये कि कितना उसमें कामयाबी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल नज़र आता है, इसलिए कि पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। जैसा आपने अभी बताया, कभी कारगिल हो जाता है तो कभी बॉम्बे ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जितनी तरह प्रोग्रेस हम लोग करते हैं बातचीत की, वो फिर घूम फिर के वापस। ठीक है, कमर आगा साहब रहिए आप हमारे साथ, आता हूँ मैं आपके पास में। जी विनोद शर्मा साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हम मेहरबानी करके इस प्रोसेस को प्री जज नहीं करें, और हम ये नहीं कहें कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपना कद छोटा किया है किसी बात पे एग्री करके, और या उनके प्रधानमंत्री का पहले कद छोटा हो गया था।
ये एक प्रोसेस है, ये शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो इस प्रोसेस में शुरू हुआ है। जी अभी कंवर आगा साहब, हमेशा ये पुराना आर्गूमेंट है जो कंवर साहब हमारे मित्र ने दिया कि वहाँ कई इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ जी हैं, लेकिन आज के दिन वहाँ जो NSA है वो फौजी है, और वो रहील शरीफ द्वारा मनोनीत फौजी वहाँ पर NSA है। और मैं समझता हूँ ये जो है इस एंगेजमेंट को थोड़ी सी जुदा शक्ल दे देता है। दूसरी बात यह है कि इस बातचीत के बाद हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी अफ़गानिस्तान की पे चर्चा करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उनको पाकिस्तान की तरफ से इनवाइट मिला है। और अगर ये कोई इस बात का संकेत है कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर भी हमको पाकिस्तान के ज़रिए स्टेक मिल सकता है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारी प्रेजेंस है वहाँ पर, और हम उस मुल्क की रिकन्स्ट्रक्शन में और वहाँ पर जो आतंकवाद का जो मसला है उसको बिना वहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए उसको हल करने में मदद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत भारी फॉरवर्ड मूवमेंट मैं इसको मानूंगा, और लोग इस पे तवज्जो नहीं दिए हैं बिल्कुल, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे पाकिस्तान कुछ ऐसा माजी में बिहेव करता था जैसे अफ़गानिस्तान कोई गैर मुल्क नहीं, उनकी अपनी जागीर है। तो हमको इंतज़ार करना चाहिए कि इस पूरे सिलसिले में से क्या निकलता है, और मैं इसको प्री जज बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है इट्स अ वेलकम स्टेप। ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बिहार का इलेक्शन हो चुका है, अभी हाल ही में कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो इंटरनल कंपल्शंस हो जाती हैं कभी कभी इन इलेक्शंस के चलते, वो भी नहीं है अब। ठीक है जी राजीव साहब, मैं विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि निश्चित रूप से विदेश नीति पर पाकिस्तान के विषय में प्री जज या पोस्ट जज नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को आप क्या करेंगे जो बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं। आप फिर पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ जी भाई, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ तो पॉलिटिसाइज तो करूंगा, लेकिन बहुत स्पष्ट मैं सबको ही से कह रहा हूँ आपको इस बात को। जी मेरे मित्र ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर के हम बिल्कुल कहीं टीका टिप्पणी ना करें। क्या पाकिस्तान को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति है देश में? क्या भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पे नहीं चल रही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग चल रही है? तो निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। ये बात मुनासिब आपकी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उफा स्टेटमेंट में जब आया था तो क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता नहीं था कि कश्मीर का जिक्र नहीं है उसमें? भारतीय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा उसको लेकर के वो बूमरैंग किया नहीं किया। तो अब बिल्कुल ठीक है, विनोद जी ने बिल्कुल बात की सही की है कि इस पे हमें बहुत ज्यादा ओवर जज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की नीति जो थी वो हमेशा कंफ्यूज रही पाकिस्तान की मनमोहन सिंह जी के दौरान। कभी आप कहते थे कि टेररिज्म और बातचीत साथ साथ हो सकती है, कभी आप कहते थे नहीं हो सकती। तो इसमें मैं आप जो काबिल साथी, कांग्रेस के काबिल साथी को विश्वास दिलाना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक एक्सटर्नल अफेयर्स की कंसल्टेटिव कमेटी में हूँ। आपकी तरफ से महाराजा करण सिंह जी उसमें हैं, और ये कमेटी पिछले 1 महीने में 3 बार मिल चुकी है साहब। इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं होती हैं, और पूरे विश्वास में कंसल्टेटिव कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य हैं, उन्हें पूरे विश्वास में लेकर ही बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से चलना चाहिए लोकतंत्र में, जिस प्रकार से कंसल्टेटिव कमेटीज़ और अपने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को काम करना चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से। और बल्कि उसमें और भी बहुत सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने हकमत करज़ाई साहब का भी अनुरोध था अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कि ये जो हार्ट ऑफ एशिया की जो चर्चा है इसमें भारत की भागीदारी रहे। तो जो भारत ने बहुत बड़ा सहयोग करा है अफ़गानिस्तान का, और आज पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान हमें बुलाया है भारत को इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये सब मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा और सकारात्मक वातावरण सा बन रहा है। हमें अपने पड़ोसियों से बात करनी पड़ेगी, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी प्रश्न है। जी, क्या प्रधानमंत्री महोदय संसद में कोई वक्तव्य देंगे पाकिस्तान को लेकर के? ये तो ऑपोजिशन को मांगना चाहिए वक्तव्य। मैं तो मांग रहा हूँ, मैं तो मांग रहा हूँ। आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, वो तो अभी जिक्र हुआ कि राज्यसभा टीवी पर बैठे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री महोदय स्टेटमेंट कोई वक्तव्य देंगे? ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से सबको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी बड़ा ही अच्छी चर्चा हुई
सहिष्णुता पर, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता पर, जिसमें राहुल गांधी जी ने बड़ा लंबा भाषण दिया कि कैसे सरकार सुन नहीं पा रही है। विषयांतर हो रहा मगर जैसे ही सरकार ने जवाब देना शुरू किया, कांग्रेस बाहर चली गई। तो निश्चित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर है। देखिए, माफ कीजिएगा राजीव त्यागी साहब, मैं बिल्कुल इस चर्चा के सरकार भी जवाब देगी अगर आप सुनने को प्रधानमंत्री तैयार जवाब हो, देंगे नहीं। अगर आप बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में इसमें प्रधानमंत्री चलने देंगे तो निश्चित जवाब देंगे। आप सुनने को तैयार हो सुनिए तो सर, जरूर सुनिए भाई, सुनिए, कहाँ- आप कहाँ कहाँ जा जा रहा रहे है हैं? चर्चा? इसमें तो सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए मैं सरकार विनोद की जी, तरफ से। विनोद जी, मैं बहुत माजरत के साथ, विवेक काटजू साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी में बिल्कुल इस चर्चा के हम देखिए, अंतिम चरण में। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का जो रोल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अनुभव है अफगानिस्तान के विषय में। जी, पाकिस्तान के रोल में मुझे ज्यादा तब्दीली नहीं दिखती। उनके जो पुराने जो सिद्धांत थे और नीति के, वो ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर वेलकम स्टेप है कि उन्होंने भारत को निमंत्रण दिया। और मेरा ये मानना है कि अगर बैंकॉक में मीटिंग नहीं भी होती तब भी सुषमा जी का जाना बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि वो अफगानिस्तान के निस्बत थी। वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें अगर उस मीटिंग के तहत अगर वो पाकिस्तान के नेताओं से मिलती तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर के तहत मिलती। जी, विनोद शर्मा साहब, बहुत संक्षेप मैं में। बेसिकली ये बात कहना चाहता हूं कि आज से करीबन 2-3 महीने पहले अफगानिस्तान की तालिबान के साथ टॉक्स अंडर पाकिस्तानी वॉच पाकिस्तान में हो रही थी, और चीन और अमेरिका जो है उसका टैसिट सपोर्ट, उसका ओपन सपोर्ट था उस प्रोसेस को। अगर उसके बाद हमको वहाँ पर शिरकत करने के लिए बुलाया गया है, उसको भी हम प्रीजज ना करें, देख लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप ट्रस्ट करें उनको 100%, लेकिन देख लें, गिव पीस अ चांस। ठीक है, कमर आगा साहब, बहुत संक्षेप में कि आप इन वार्ताओं से जो बैंकॉक में हुई हैं और अब जो आगे होने वाली हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, किस तरह के रवैये की उम्मीद करते हैं? मैं समझता हूँ कि एक नया दौर शुरू होगा और उसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि विनोद शर्मा जी से मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले आर्मी सत्ता में थी वहाँ पाकिस्तान में, मुशर्रफ साहब स्वयं से थे, तब कारगिल हो गया था। तो ये बात उम्मीद करना कि वहाँ के आर्मी चीफ राहिल शरीफ के नेसे के ऊपर वो है, तो देखिए अच्छा, एक मिनट और, एक सेकंड और दूसरी बात ये कि विवेक काटजू से मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान से या टर्की से उम्मीद करना कि अफगानिस्तान में कुछ वो भारत के लिए कोई एक नया रोल दे देंगे तो ये मुश्किल है, इसलिए कि ये दोनों देश जो हैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सलूशन नहीं है और ये अपनी नीति पे बिल्कुल आगे उसी तरह से बढ़ रहे हैं जैसे पहले था। उनका कोई इरादा हिंदुस्तान को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। विनोद शर्मा साहब, भारतेंद्र सिंह जी, विवेक काटजू साहब और राजीव त्यागी साहब। उम्मीद की जानी चाहिए कि बैंकॉक में जो माहौल बना है वो आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और भारत पाक रिश्तों में हम सकारात्मक नतीजों की उम्मीद कर सकेंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।